व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं हम। Reflection of light is the phenomena in which ray of light passing from one medium to another medium and then it bends towards the normal and away from the normal. That is called reflection of light phenomena. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट जो आ रही है किसी मीडियम से बट वो ट्रांसफर नहीं हो रही है अनदर मीडियम के अंदर। और रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और एक चीज क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जब ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर तब वो बैंड भी होती है। बैंड किस तरह होती है, या तो नॉर्मल से अवे होती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये दोनों किस केस में होता है और कब होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लिख देते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या कह रही है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि उसके अंदर कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं, कौन से दो नियम है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायग्राम में अप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए when any ray of light passing from one medium to another medium then it bends towards the normal and away from the normal is known as reflection of light। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। डायग्राम देखिए, उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं इंटरफेस के द्वारा। तो इंटरफेस इज द लाइन, व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस द लाइन व्हिच सेपरेट द टू डिफरेंट मीडियम। दो अलग अलग मीडियम को इंटरफेस क्या करती है, लाइन डिवाइड करती है। जब भी दो मीडियम मिक्स करेंगे अलग अलग मीडियम को तो बीच में जो बाउंड्री दिखती है, लाइन दिखती है, उसी को हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मीडियम 1 है जो फर्स्ट हमारा M1 के नाम से हम उसको बोलेंगे और मीडियम 2 है उसको M2 के नाम से बोलेंगे। और रे आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, उसके बाद दूसरे मीडियम में लाइट, यहाँ से देखो लाइट का जो पाथ था सीधा स्ट्रेट पाथ था, यहाँ से ये लाइट का स्ट्रेट पाथ था, लेकिन लाइट यहाँ से बेंड होगी इस तरफ और इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है। लाइट का एक्चुअल पाथ कौन सा था, ये वाला, और लाइट एक्चुअल पाथ में ना जाके लाइट इधर से इधर बेंड होगी। ये जब भी जिस मीडियम के अंदर इस तरीके से होता है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट का जब भी बेंडिंग होता है किसी भी मीडियम के अंदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी बेंड किधर हो रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, बीच वाली लाइन है नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनता है यहाँ पर। तो ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ आई एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ आर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक फिनोमिना है। तो ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये सेपरेट है, उसके अंदर लॉ पढ़ेंगे जो इसी के अकॉर्डिंग है, तो लॉ को अपन को समझना होगा, ठीक है ना। तो बोर्ड में कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ पूछते हैं एग्जाम के अंदर, वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख के आ जाते हैं, जिनसे उनके मार्क्स काट दिए जाते हैं कॉपी के अंदर। आगे देखिए, आगे इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉ के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना आपको समझ में आ गया, और पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, टॉपिक हमारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, जो लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो एक पॉइंट था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम पॉइंट आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है और सेम पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वहां था रिफ्लेक्टेड और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे आएगा।
तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड का ही ध्यान रखना, बाकी पॉइंट एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो पॉइंट आपका पहला क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, सेकंड लॉ क्या है, देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो ऐसे ही लिखते हैं, आपको याद रखने की ज्यादा है नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर याद रहे तो ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। तीनों एक ही प्लेन में होता है, जैसे कि इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल आपका, ये नॉर्मल, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, तीनों एक ही इस प्लेन के अंदर होती है, इसी को हम ये पॉइंट कहते हैं, ठीक है, सेम प्लेन। तो सेकंड पॉइंट क्या आपका वो देखिए, सेकंड पॉइंट है द रेशियो, ठीक है ना। तो क्या है ये टॉपिक, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, इन दोनों के एंगल के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो साइन के एंगल है, किसके, साइन के, अगर ये रेशियो कांस्टेंट रहता है तो इसी को हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैथमेटिकली फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखिए साइन आई, ये एंगल किसका, साइन का एंगल हो रहा है, साइन का किसका, इंसिडेंस एंगल का, तो साइन ऑफ किसका हो रहा है, इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ आर रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अभी अधिकतर बुक में क्या लिखा हुआ मिलता है, कांस्टेंट लिखा हुआ मिलता है। कांस्टेंट क्या है अधिकतर पता नहीं था, आगे डिटेल पढ़ते हैं तो पता पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो कांस्टेंट है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है वो आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में कई बुकों में ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कईयों को कांस्टेंट पता नहीं रहता है कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट के बारे में बताया, तो कांस्टेंट यहाँ पर n21 है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, n21 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। तो कांस्टेंट और ये पूरी डिटेल आगे हम पढ़ते हैं, आगे ऊपर से रफ करते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर n21 को क्या बोल सकते हैं हम, मीडियम 1, 2 मीडियम कौन सा, ये वाला, ये आपका मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम आपका सेकंड। तो फर्स्ट नहीं सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। ये साइन आई साइन आर किसके इक्वल होता है, रेशियो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हालांकि सेकंड लॉ के अंदर बीच में ही आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट। तो यहाँ एक बार ऐसे हम समझ लेते हैं, फिर आगे उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं n21। अब n21 को लिखने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है n2/n1, n21। अभी आप सोच रहे होंगे n21 को n2/n1 कैसे लिखा, तो ये भी हम आगे अच्छे से जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का टॉपिक लेंगे इसके जस्ट बाद उसमें हम एक्सप्लेन मैं करूंगा कि n21 ये कैसे आया, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं याद करा देता हूँ कि n21 जब भी हो तो जो भी पहला नंबर है वो पहले नंबर वाला ऊपर रखना है, बाद में वो बाद में रखना है, ठीक है ना, कैसे आ जाएगा। अगर ये 3/4 है तो 3.4 रहेगा, अगर ये 5/6 है तो 5.6, 2/1 है तो 2/1, अगर 1/2 है तो 1/2, क्योंकि जो पहले है वो पहले रहेगा ऊपर। तो n21 हो गया। अब इसी को अगर हम लिखते हैं sin i अपॉन sin r के इक्वल में n21 की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो इसके यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या निकल के आता है, हम वो अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2/n1, ठीक है ना। हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं n21। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो सेकंड लॉ हमने तो यहाँ तक ही पढ़ा, अधिकतर आपकी बुक में यहाँ तक ही लिखा होता, आगे नहीं होता। तो आगे क्या होता है वो देखिए। तो sin i अपॉन sin r, आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये sin i अपॉन sin r n2/n1 हो गया। अब इसको n1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin r को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, क्या बोलते हैं,
स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये और ये दोनों चीज सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई n/1 की वैल्यू पुट की और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मिला, तो इसको क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब एग्जाम में क्या होता है, आप याद रख के ये जाते हैं sin i sin r इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद रख के जाते रट के जाते हैं। अब एग्जाम में ये वाला डायग्राम क्या पढ़े आप ये याद रखते हो, एग्जाम में डायग्राम चेंज आ गया, सपोज एग्जाम में डायग्राम इस तरीके से आ गया कि बताओ इसका रिफ्लेक्शन लाइट कैसे अप्लाई करूंगी ये फार्मूला। सपोज डायग्राम एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं डायग्राम बना के, सपोज ये आपका नॉर्मल है, आप एग्जाम में ये रट के गए, ये लिख के आओगे एज इट इज यहाँ पर कि सर यहाँ पर तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1 होगा, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सर कैसे याद रखे परमानेंटली कि डायग्राम कैसे भी चेंज आ सकता है, अगर n1 और n2 लिखा हुआ है और रे को ट्रांसफर कर दिया इस तरीके से, रे इधर से ऊपर जा रही है, रे इस तरफ से जा रही है और मीडियम आपका होगा वही है, तो डायग्राम कैसे भी चेंज हो सकता है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। अधिकतर बुक में क्या है, ये फिक्स लिखा हुआ होता है, कुछ भी नहीं बताते हैं इसके बारे में, और ये आप रट के याद रखते हैं और ये एज इट इज होता है, बट ये एज इट इज नहीं रहता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में डायग्राम चेंज कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो कैसे डायग्राम चेंज हो और कैसे हम बनाएं, कोई ऐसा मेथड को तरीका शॉर्ट ट्रिक्स जिससे परमानेंट याद हो जाए और एक्यूरेट फॉर्म आप इसकी स्नेल्स लॉ की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ये वाली फॉर्म एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि इसमें बोर्ड में क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो 100% आता है, लगभग 100% ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, तो हमको अच्छे से आना चाहिए। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, याद रखने का तरीका क्या है। तो आप याद कैसे रखेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से याद रखना है कि n1 मल्टीप्लाई साइन i, जहाँ i एंगल बन रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है i एंगल कहाँ बन रहा है, जिस मीडियम में बन रहा है। देखो हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम का नेचर पता पड़ जाता है, दोनों चीज वैसा वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जो भी मीडियम होगा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सपोज ये m1 मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n1 कहलाएगा, ये मीडियम 2 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम n2 ही कहेंगे। तो i एंगल कहाँ बन रहा है, i एंगल बन रहा है n1, यहाँ पे मान लो n1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो i यहाँ पे बन रहा है i और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n1 है, तो जिस मीडियम में आपका एंगल i बन रहा है उसी मीडियम से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। इक्वल में ये आपका इक्वल मान लो, इक्वल में r एंगल जिस मीडियम में बन रहा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये इक्वल में रख दो sin i sin r मल्टीप्लाई n2, तो ये आपका मल्टीप्लाई रखना sin i मल्टीप्लाई n1 ये रखना है। इक्वल में इंटरफेस वाली लाइन आ रही है तो इक्वल में इसको ले लो। तो डायग्राम को इस तरह से देखकर आपको समझना है, अब आप गलती नहीं करोगे। अब मैंने जैसे समझाया है इसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सपोज आई रे इधर से इधर जा रही है, मीडियम में n1 ये n2। अब एग्जाम में अगर आप ये याद रट के गए तो फिर क्या कहेंगे sin i अपन sin i इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखेंगे n2 अपन n1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, आई एंगल कहाँ बन रहा है, जिस मीडियम में बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1 है ये आपका 2 है, ये 2 मीडियम ये 1 मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो आई एंगल कहाँ बन रहा है, n2 के साथ बन रहा है, आई एंगल कहाँ बन रहा है n2 के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इक्वल में आर एंगल किसके साथ, n1 के साथ बन रहा है तो इसका मल्टीप्लाई। कितना इजी हो गया, बहुत इजी। अब इस तरह अब कोई भी डायग्राम चेंज हो जाए आप इस तरह से करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरह से एक्यूरेट लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे i n2 के साथ, तो n2 के साथ sin i आ जाएगा, sin तो लगाएंगे अपन, और r के साथ क्या आ जाएगा n1, तो n1 sin r हो जाएगा। तो ये एक्यूरेट हो गया। अब इस फॉर्म में लेकर आने तो देखो क्या बनेगा, ये sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या बनेगा n1 अपॉन n2 बनेगा, क्या बनेगा n1 अपॉन n2। बताओ
एक्यूरेट बना या नहीं बना? तो अब गलती मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अब क्वेश्चन कैसे भी हो, कुछ भी पूछा है, अब आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्म डायग्राम के अकॉर्डिंग कब कैसे चेंज होती है और कैसे लिख सकते हैं, वो ये तरीका है, आपको याद रखना है। जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका मल्टीप्लाई उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रखना है और इक्वल में इंटरफेस की लाइन की जगह इक्वल कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट साइन का एंगल जिस मीडियम में बन रहा है उसी मीडियम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है, आ गया होगा आई होप। तो हम आगे बढ़ते टॉपिक के अंदर, ठीक। तो इन तीनों डायग्राम में आपको ये चेकआउट करना है कि कौन सा गलत कौन सा सही है। तो ये डायग्राम है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, एक्यूरेट है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आई और आर एन M1 मीडियम 1, M2 मीडियम 2, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम का और N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक है, आपको क्या कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है? यस, इसमें मिस्टेक है। देखिए क्या है, ये आई एंगल बन रहा है किसके साथ, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट पहली बात तो एरो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एंगल गलत बन रहा है, इंसिडेंट ये एंगल आई यहाँ बनना चाहिए क्योंकि नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है वर्टिकल, तो ये एंगल ये वाला बनना चाहिए। और आर एंगल भी ये गलत है, तो आर एंगल इस नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का आर एंगल यहाँ बनना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका स्नेल्स लॉ कैसे लिखें? सपोज दोनों में से मीडियम किसी को भी आप कैसे भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको n1 मानो, इसको n2 मानो। तो साइन आई अपॉन साइन आर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कई बार मिस्टेक कर लेते हैं। तो क्या रखना है, डायरेक्ट मैंने जो तरीका बताया वो अप्लाई करो आई n1 के साथ। तो n1 साइन आई लिखेंगे इक्वल टू n2 आर, तो ये n2 साइन आर। इस तरह से लिखो, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है ना। तो अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल में n2 अपॉन n1 करेंगे, n2 अपॉन n1। तो ये आपकी एक्यूरेट स्नेल्स लॉ की फॉर्म आ गई या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एक फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए क्या मिस्टेक है, इसमें हालांकि कोई मिस्टेक नहीं है, एक एरो बनाना जरूरी है, विदाउट एरो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखनी है, आई एंगल और आर एंगल दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या रिफ्लेक्शन के अंदर आई एंगल हमेशा बड़ा होता है? आप कई जने बच्चे ये कहेंगे यस सर आई एंगल हमेशा बड़ा होता है आर से, लेकिन रॉन्ग आंसर। आई एंगल हमेशा बड़ा नहीं होता आर एंगल से, कभी आई एंगल छोटा भी होता है। देखिए आई एंगल यहाँ बड़ा है तो यह एंगल आई छोटा और यह आर बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं आई एंगल आर एंगल के बारे में, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, आई कब बड़ा होगा और आई कब छोटा होगा। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि आई एंगल छोटा या बड़ा होगा। आई और आर के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आई एंगल आर इक्वल टू एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। बट रिफ्लेक्शन के अंदर न तो इक्वल होता है और न कभी फिक्स होता है कि आई ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ये कभी नहीं होता। आई ऑलवेज ग्रेटर देन आर रॉन्ग है, कभी आई बड़ा नहीं होता आर से। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल से कभी भी बड़ा नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन से बड़ा भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन से छोटा भी हो सकता है। तो ये कब होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है? ये रेयर और डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग होता है। अभी सुन रहे होंगे आप रेयर और डेंसर, सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या होता है। रेयर और डेंसर मीडियम के नेचर होते हैं, कोई भी मीडियम के दो नेचर होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसे कि आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था इमेज के बारे में, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज बनती है। तो इमेज के दो नेचर हुआ करते थे, जैसे कि एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो दो नेचर रियल एंड वर्चुअल हुआ करते थे, वर्चुअल और रियल। तो इसी तरह से मीडियम जो है, यहाँ पर मीडियम के भी दो नेचर होते हैं। हालांकि रियल और वर्चुअल मीडियम के दो नेचर नहीं है, मीडियम के दो नेचर रेयर एंड डेंसर होते हैं। रेयर और डेंसर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि मीडियम इसका नेचर रेयर है या डेंसर है, हम आगे पढ़ते हैं इस टॉपिक के बाद। अभी फिलहाल इस टॉपिक के बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ये इसकी डेफिनेशन हुई द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी वैक्यूम क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन सिंबल से लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर कई बार एन तो आता ही है, एन के साथ साथ म्यू भी आता है। क्या आता है? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर म्यू है तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि आप n21 को क्या लिखते हैं? n21 तो कहीं भी आपको ये भी मिल सकता है म्यू21 तो ये लिखेंगे आप म्यू2 अपॉन म्यू1, इसी तरह से आप लिखेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सिंबल अपन लिखते हैं, आप कोई भी सिंबल दोनों में से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन रेशियो को हम सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से लिखा जाता है, तो n इक्वल टू ये हो गया। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? v। तो ये आ गया अपन में v। तो कुल मिला के ये हो गया n इक्वल टू 3 × 10⁸। इस पूरे को हम c कहते हैं। क्या कहते हैं? c सिंबल से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू c अपॉन v आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? n इक्वल टू c अपॉन v। तो किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड आपकी क्या है? उसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ये है, और उस मीडियम के बाहर लाइट की स्पीड क्या थी? 3 × 10⁸। क्योंकि मीडियम के बाहर क्या था? एयर या वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम दोनों में लाइट की स्पीड यही रहती है, ठीक है ना। तो आपको इनके रेशियो को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। जो भी फैक्टर, जो भी नंबर आएगा, देखो ये भी स्पीड है, ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट। तो ये क्या बन गया? यूनिटलेस। क्या है? यूनिटलेस। ये क्या है? यूनिटलेस नंबर है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन क्या था? h'/x। तो वहां पे भी एक नंबर फिक्स आपका एक फैक्टर आ रहा था मैग्निफिकेशन की। इमेज जो ऑब्जेक्ट से 3 फैक्टर बड़ी है या हाफ फैक्टर छोटी है, तो कुछ भी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे हम? नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई 2 आ रहा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ रहा है। तो इसी से पता पड़ेगा कि मीडियम का नेचर कैसा है। जैसे कि मैग्निफिकेशन n की वैल्यू से पता पड़ता था कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको ये पता पड़ेगा कि मीडियम का नेचर कैसा है, रेयर है या फिर डेंसर है। ये चीज आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मीडियम के नेचर को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा और डिटेल में हम इसको समझते हैं। यह आपके सामने एक डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं n1 का और n2 का, दोनों का सेपरेट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए n इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है? c/v। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल होता है c/v। देखिए हमको दे रहा है n1 और n2, ठीक है ना। अब देखिए उसके लिए पता होना चाहिए किसी भी मीडियम में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उस मीडियम का v पता होना चाहिए। c तो ऑलरेडी हमको पता होता है, तो v हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? जो वैक्यूम होती है वो एयर के अंदर भी होती है। हालांकि एयर में चेंज होता है, माइनर चेंज, उसको हम कंसीडर नहीं करते, जो भी चेंज होता है। इसलिए एयर और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को हम क्या कंसीडर करते हैं? सेम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर n कितना जाएगा? n1 कितना जाएगा आपका? n1 इक्वल टू c/v1। फर्स्ट मीडियम आपका एयर है, n1 c/v1। तो c तो कितना रहेगा? 3 × 10⁸। अब v1 क्या है? उस फर्स्ट मीडियम का लाइट का स्पीड। तो फर्स्ट मीडियम है क्या? एयर। तो उसके अंदर लाइट का स्पीड कितना रहता है? सेम 3 × 10⁸ होता है। तो ये कैंसिल आउट। तो n1 मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 1 निकल के आया। इसी तरह से n2 निकाल सकते हैं। n2 कितना? c/v2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। c/v अगर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, c तो एज रहेगा और v की जगह v2 लिख देंगे आप। और 2 मतलब सेकंड वाला मीडियम। तो सेकंड वाला मीडियम में 3 × 10⁸। c आपको दे रखा है, v2 कितना नहीं पता, वहां पे गिवन नहीं है, तो हमको n2 निकालना है। तो जब भी आपको n2 आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको v2 गिवन हो। क्या गिवन हो? v2 गिवन हो। तो v2 आपको अगर गिवन है यहाँ पुट कर दो, आप n2 निकाल सकते हो। तो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए
V2 तो हमको नहीं पता, N2 पता है। तो N2 की वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.33 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? N2 की वैल्यू 1.3। देखो, एक तो वाटर का इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में ये चीज हो सकता है। किसी एक का इंडिविजुअल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अदर के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी मीडियम का इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए N2 हमको पता है, ये पता है, V2 आपको फाइंड करते हैं इसी के हेल्प से। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 ऊपर से आ जाएगा, 1.33 नीचे आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई क्या जाएगा? V2 और 1.33 नीचे आ जाएगा, तो 1.33 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। 1.33 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू का आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी 1 से बड़ी वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी जो वैल्यू ये दे रखी है, इससे आपको आंसर कम मिलेगा या नहीं? तो कम मिलेगा। तो V2 इक्वल टू लाइट की स्पीड वाटर मीडियम के अंदर क्या मिलेगी? जो ऑलरेडी एयर में थी उससे आपको कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करो तो लगभग कितना आएगा आप सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कितना कंसीडर कर रहे हैं? इसको करते हैं अपन 10 की पावर 8 एज ही रखते हैं, 3.1.33 सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएंगे, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करो, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट। तो इसका जो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा लगभग 2 पॉइंट के आसपास आएगा। तो 2.8 के आसपास ले लो आप। 2.8 इंटू 10 की पावर 8, 2.8 इंटू 10 की पावर 8 के आसपास आए। ये एक्यूरेट नहीं है 2.8, लेकिन इसके आसपास ही 2 के समथिंग आएगा। तो लाइट की स्पीड क्या आएगी? ये। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा 1.33 हो गया, तो उस मीडियम में लाइट एंटर हुई, तो लाइट की स्पीड क्या हुई? 3 से 2.8 मतलब डाउन होगी। क्या होगी? डाउन होगी। तो जैसे भी कोई भी लाइट किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से किसी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इससे अपन को ये सीखने को मिला कि कोई भी लो मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, ठीक है ना। और सिमिलर इसका उल्टा, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट एंटर कर रही है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर, तो वहां पे लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ से ज्यादा कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। डिक्रीज तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा इंक्रीज कभी नहीं हो सकती है। तो किसी भी C की वैल्यू यहाँ फिक्स रहेगी, V की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर अधिक से अधिक V की वैल्यू एयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वही रह सकती है, यहाँ इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो N की वैल्यू आपको कम से कम कितना मिलेगा? आपको N 1 मिलेगा। 1 से कम N कभी पॉसिबल नहीं है। 1 से कम N कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो N की वैल्यू मस्ट बी ऑलवेज 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। N की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बीच कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। जो आपको क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है? इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज 1 पॉइंट, तो एनी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड आपकी 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको n फाइंड करना है, ठीक है ना। तो n का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ठीक है। c की वैल्यू हमको पता है 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है? 1.5 × 10 की पावर 8 इक्वल टू 1.5 3 से 2 टाइम्स ये एज कर, तो 2 इसका
आंसर हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हुई 2। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ जो होती है ए मीडियम में, वहां से डिक्रीज होगी 1.5। तो जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 हुआ, लाइट की स्पीड क्या हुई? डिक्रीज, डाउन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ n इक्वल टू 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4 है, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? तो n इक्वल टू कितना है? c/v। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो n की वैल्यू कितनी है? 4। c की वैल्यू कितनी है? हमको पता है 10⁻³ ये कांस्टेंट है। c की वैल्यू ध्यान रखना, c इज द कांस्टेंट 3 × 10⁸। v की वैल्यू क्या है आपकी? v है आपकी वैल्यू, v तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। v हमको क्या करना है? फाइंड करना है। इक्वल टू v ऊपर जाएगा, n नीचे आ जाएगा। तो v इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 4। अब आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आएगा? 0.75 10⁻। ये ऑलमोस्ट आप सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा। तो लाइट की स्पीड क्या आ जाएगी? और डाउन। लाइट की स्पीड और डाउन हुई, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया। देखो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा, लाइट की स्पीड भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? ओके, और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज, और लाइट की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी। दोनों चीज उल्टी हो गई एक दूसरे के, ठीक है। अब अभी समझते हैं कि n21 इक्वल टू n2/n1 कैसे आया और ये किसके इक्वल होता है। तो देखिए n21 का मतलब और ये किसके इक्वल होता है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि n2/n1 है, तो n2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर n2 की वैल्यू c/v2 लिख सकते हैं, क्योंकि n का फॉर्मूला c/v होता है। क्या होता है? c/v। तो n2 के अकॉर्डिंग c/v2। n1 क्या हो जाएगा? n1 इक्वल टू c/v1, ठीक है ना? अब देखिए इसी से आप ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम, इसी से हम समझेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये जो कंसेप्ट आपने जो पढ़ा, ये कैसे कंसेप्ट निकल के आ रहा है एक लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम इसके अंदर समझ लेंगे, ठीक है ना? तो ये भी फिर सही होगा हमारा। तो अब इनको रेशियो करो n2/n1 के अकॉर्डिंग, तो दोनों को डिवाइड करो। तो n2/n1 करते हैं, तो n2 की वैल्यू क्या है? ये, तो c/v2 डिवाइड बाई n1 की वैल्यू क्या है? ये दी c/v1 इक्वल टू अपन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाकर रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा c/v2 मल्टीप्लाई v1/c, c से c कट, तो क्या बचा? n2/n1 इक्वल टू हो गया v1/v2। अब देखो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? n2v2 इक्वल टू n1v1। अब ये आपके सामने आया, ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। मीडियम 1 के अंदर n1v1 का प्रोडक्ट इक्वल टू है मीडियम 2 के अंदर n2v2 का प्रोडक्ट, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, अगर इनका प्रोडक्ट मान लो 100 है, तो इनका प्रोडक्ट भी आपका मीडियम 2 में भी 100 ही रहेगा। इसका हम ये समझते हैं कि n1v1 का प्रोडक्ट अगर ये 100 है, इनका मल्टीप्लाई सपोज 50 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 2 × 50 हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 100 आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, मीडियम 1 और 2। इसी तरह से हम कह सकते हैं, इसका मतलब यार 1 मीडियम 2 मीडियम के अगर प्रोडक्ट इक्वल है, तो थर्ड मीडियम भी अगर कोई भी हो, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? n3v3 इक्वल रहेगा। अगर उसके आगे भी कोई मीडियम हो, तो वहां पे भी क्या होगा? n4v4 क्या रहेगा? इक्वल। तो इससे साबित क्या प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ कि n और v का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ n v ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑलवेज कांस्टेंट। अगर किसी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे?
कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू, इनका प्रोडक्ट की वैल्यू फिक्स होती है। सपोज मान लो एन बी की वैल्यू मान लो 100 है, क्या है 100, तो कांस्टेंट का मतलब अब ये 100 ही रहेगा, मीडियम 1 में भी 100 रहेगा, मीडियम 2 में भी 100 रहेगा, मीडियम 3 में भी 100 रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा इनका प्रोडक्ट। अब मीडियम 1 के अंदर इसका प्रोडक्ट 100 है, तो फर्स्ट मीडियम में इस तरह से हो सकता है कि 50 × 2 ये हो गया 100, तो फर्स्ट मीडियम में डिफरेंस आपका 50 है और लाइट की स्पीड 2 है, तो सेकंड मीडियम में हो सकता है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 50, लेकिन मल्टीप्लाई तो 100 है, क्या मल्टीप्लाई तो चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल, जबकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और यहाँ स्पीड क्या है 50। अब आप ये देखिए 50 से 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 50 से 2 हो गया, डाउन हो गया, जबकि लाइट की स्पीड 2 से 50 इंक्रीज होगी, क्या हुई लाइट की स्पीड क्या हुई इंक्रीज, तो एक दूसरे का रिवर्स हो रहा है। तो n अगर बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो v क्या देगा, घटेगा, n बढ़ेगा तो v घटेगा, तो n बढ़ रहा है, सॉरी n घट रहा है तो v बढ़ रहा है, अगर n बढ़ रहा है तो v घटेगा और n घटेगा तो v बढ़ेगा, ठीक है ना। यह चीज मैं वापस बता देता हूं, n v इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब इफ n इंक्रीज तो v क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इस कांस्टेंट का मतलब ये होता है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस n v इक्वल टू कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट है। अब हमारे पास लाइट के अंदर, चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे हैं, लाइट के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है, एक लाइट की स्पीड ही कांस्टेंट है, जो 3 × 10⁸। तो देखिए इसको हम कांस्टेंट क्या मानते हैं, ये मान सकते हैं n v इक्वल टू c, c यहाँ पर कांस्टेंट हो गया जो स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए n निकालो यहाँ पर, तो n इक्वल क्या हो गया, c + v, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही यहाँ पर वापस आ गया रिटर्न। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में n इक्वल c + v जो पढ़ा वो आपने एक्यूरेट पढ़ा, वो गलत नहीं था, क्योंकि प्रूफ भी हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत नहीं है ये भी सही है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूले इधर ही उधर ही आपस में घूम रहे हैं और एक दूसरे से निकल रहे हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और ये सही भी है, ठीक है ना। तो n का फॉर्मूला c + v बहुत अच्छे से याद रखना, उसी से आप ये निकालते इन्हीं को रेशियो को डिवाइड करते हो, लास्ट में प्रूव ये हो रहा है कि n और v का प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। अगर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उसके अंदर लाइट की स्पीड घटेगी। अगर ये आपके पास वाटर मीडियम है और ये आपका एयर मीडियम से लाइट आई वाटर मीडियम है और लाइट की स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, क्या होगी, डाउन, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ लाइट कम स्पीड से मूव करेगी। समझ आए बात, अच्छे से माइंड में फिट कर दो इस बात को, ठीक है। दो मीडियम के नेचर दो होते हैं, एक तो रेड मीडियम होता है और एक होता है देखिए फर्स्ट है रेड और दूसरा है डेंसर, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंसर जैसे कि वाटर, क्या वाटर को कई जन बच्चे क्या कहते हैं, वाटर कैसा मीडियम है, तो कई बच्चे ये कहते हैं सर वाटर डेंसर मीडियम है। तो क्या ये फिक्स है, वाटर हमेशा डेंसर है, वाटर डेंसर नहीं है, हमेशा फिक्स नहीं है। वाटर डेंसर होगा तो किसी और के कंपैरिजन में होगा वाटर डेंसर, ठीक है ना। वाटर कभी रेयर भी हो सकता है, वाटर कभी डेंसर भी हो सकता है। तो कैसे पता करें कैसे रेयर और डेंसर, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ। सपोज एक हनी की बात करते हैं, या हनी की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं या, अब देखिए क्या हो रहा है, हनी के अंदर गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक सॉलिडिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। फिर इससे आराम से मूवमेंट करने वाला जो लिक्विड होता है वो वाटर से भी अच्छे से ऑयल बहुत ज्यादा हल्का होता है, ठीक है ना। वाटर से हल्का ऑयल होता है, ऑयल से भी हल्का केरोसिन से हल्की एयर, मतलब गैस जो भी होती है। तो जैसे से जो चीज हल्की होती जा रही है वो आगे से आगे मैंने लिख दी है, ठीक है। अब देखिए हनी जो है, हनी मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब दोनों में भारी कौन, ये। अगर दोनों मिक्स करते हैं तो नीचे कौन सेटल डाउन होगा, हनी, पानी ऊपर रहेगा, हनी नीचे। तो जो चीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है वो आपका डेंसर, क्या है, डेंसर। आपने 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा था कि जो जिसकी डेंसिटी
ज़्यादा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हालांकि ये भी पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट वाटर को अपने वेट के इक्वल डिस्प्लेस कर लेता है अपनी जगह से, वो ऊपर तैरता है, और जो वाटर अपने वेट के इक्वल डिस्प्लेस नहीं कर पाता वो डूब जाता है। उसके साथ एक उसमें ये भी कंसेप्ट था डेंसिटी का कंसेप्ट, जिस वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से अगर ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। मतलब पानी से डेंसिटी किसी की भी ज़्यादा हो तो इसको क्या बोलेंगे, अगर डेंसिटी हाईली डेंस है, हाईली ज़्यादा डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ये ज़्यादा भारी है, हाईली डेंस है। तो यह हनी भी क्या हाईली डेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे हाईली डेंस के कारण इसको डेंसर बोलेंगे, क्योंकि ये डेंसर है, ठीक है ना। और वाटर क्या है इसके कंपेयर में रेयर मीडियम है, क्या है रेयर मीडियम है। अब बात करते हैं ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, तो वाटर और ऑयल दोनों में ऊपर कौन रहता है, ऑयल, और नीचे कौन रहता है, वाटर। तो ऑयल के कंपेयर में वाटर क्या है, डेंसर। तो यहाँ वाटर इसके रेस्पेक्ट में तो डेंसर हुआ, लेकिन हनी के रेस्पेक्ट में वाटर क्या है, रेयर मीडियम है। तो वाटर का चेंज हुआ नहीं हुआ, कभी इसके रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम है तो कभी इसके रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है। तो ये चेंज होता रहता है, किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट नहीं है कि मीडियम रेयर है या मीडियम डेंसर है। अब ऑयल की बात करते हैं, तो ऑयल क्या है, ऑयल इससे भी हल्का है, बट इसके रेस्पेक्ट में ऑयल क्या है, रेयर है। बट केरोसिन और ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल कहाँ रहेगा, डाउन, और केरोसिन रहेगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये ज्यादा डेंसर हो गया इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और हम बात करते हैं एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर किसी भी वाटर, ऑयल और केरोसिन की बात करें तो इन सभी लिक्विड से एयर जो गैस के फॉर्म होती है वो ऊपर रहती है, तो ये सबसे ज्यादा रेयर है, ठीक है ना। तो अब इन मीडियम की बात समझ में आ गई। अब आज की क्लास हम यही इसी लेक्चर के अंदर और करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो आगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट जो हमने कंप्लीट किया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तक, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ओके बाय, आज की क्लास